नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के सामने यूपी पेट का एग्ज़ाम जो अभी भी हुआ है फर्स्ट मीटिंग में, उसका सलूशन लेकर आया हूँ। कुछ कैजुअलिटी कारण पेपर आने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जो पेपर आया हुआ है हमारे पास सटीक आया हुआ है और जिन आंसरों में कन्फ्यूज़न है उन आंसरों को हम बाद में अपडेट कर देंगे जिस पोर्शन को। अब हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर बने भारत में पहला राज्य का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तभी सोचा था कि जब भाषा आयोग का गठन हुआ था उसके पहले ही आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है। न्यूनतम आयु हमको पता है कि 18 वर्ष हमारी मतदान देने की है, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हमारी जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष, तो इसका उत्तर सी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। जिन लोगों ने पेपर सॉल्व किया हुआ हो वो मिला लेंगे अच्छे से, और जो अभी नए नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले समय में हम सभी वीडियो को सही समय पर अपलोड करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका उत्तर है 22 मई। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, आपने देखा होगा, तो मैंने इसको अपलोड किया हुआ इंपॉर्टेंट में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी कि द्वीप तो समुद्र में होता है लेकिन जो नदियों के बीच में बना हुआ होता है उसको नदी द्वीप कहते हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ माजुली द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह एक जिला भी घोषित कर दिया गया है और आजकल ये ब्रह्मपुत्र नदी के तेज बहाव के कटाव के कारण काफ़ी संकटग्रस्त है। यह काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था, आप करंट पोर्शन में देखे होंगे। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक मुद्रा से प्रश्न जरूर आएगा। हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो सर्च कर करके 10 ऐसे पॉइंट बताए थे जिससे 10 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं इसमें, तो इसका बहुत आसान आंसर है हंगेरियन फॉरेंट, इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ये सब बहुत सिंपल प्रश्न है। हाँ, ये देखिए किताब का प्रश्न, बहुत अच्छा ही प्रश्न है। पावर्स ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा इस किताब का राइटर का नाम को तो आप कभी भी नहीं भूले होंगे। इसका सटीक उत्तर है स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा स्पीड लाएंगे, जहां पर हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इस चीज को नोटिस कर लीजिए, यही है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसका सटीक उत्तर यह है। अगला अगले पेज पर आते हैं हम। हिंदी का है, हम आपको थोड़ी देर में हिंदी वाले सर आके आपको हिंदी वाला पोर्शन करा देंगे। इसमें बताते हैं आपको हम, हाँ भारत, अभी करंट का क्वेश्चन है। हाँ, करंट के क्वेश्चन इस बार जितना हम लोगों ने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा दिया गया है। करंट में हमारा क्वेश्चन है इस बार, आप देखिए, भारत के किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर की पहली उड़ान को उद्घाटन किया गया था। आकाशा एयर को उद्घाटन किया गया था, आप समझ सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट कमेंट मुझे बताइएगा कि जो हमारी बुलेट ट्रेन की व्यवस्था सेवा शुरू की गई थी सर्वप्रथम किन दो शहरों को जोड़ने के लिए की गई थी, जो उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसका उत्तर है मुंबई से अहमदाबाद। आकाशा एयरलाइंस जो है, आकाशा एयर्स की पहली उड़ान काफ़ी हाईलाइटेड थी, पेपर में कई दिन आया हुआ था। अब हम देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो। आजकल देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो जिसके तहत ढेर सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम था बढ़े चलो अभियान, शुरू किया गया था, जो हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास, अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का प्रारंभ किया था। इसका सही उत्तर है स्काईलाइट। स्काईलाइट इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न आते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। करंट हमने पहले भी बताया था कि करंट के पोर्शन ज़्यादा आएंगे। तो किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजित किया गया।
किस केंद्रीय मंत्री के तहत? तो केंद्रीय मंत्री ये हाईलाइटेड इसलिए भी था कि इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री गए हुए थे, और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है आप लोग जानते होंगे, अब उत्तर बताने की जरूरत है नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर है अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत है जिसमें हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? राज्य की बात कर रहे हैं हम, हमारे सब राज्य ही यहाँ पे, तो राज्य में गोवा है, और केंद्र शासित राज्य की बात करेंगे तो दादर नगर हवेली है। केंद्र शासित राज्य में दादर नगर हवेली और राज्यों में गोवा इसका सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? इसकी हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी पड़ोसी देशों की, और एक वीडियो में और लेटेस्ट में लाने वाला हूँ जो भारत से जुड़े हुए देश हैं उनसे, उनके क्रम में आप राजीव सर की एक शॉर्ट ट्रिक भी आई थी पड़ोसी देशों की बचपन में बीए शॉर्ट ट्रिक, काफ़ी आप लोगों ने उसको लाइक किया था। अब देखिए उससे आप, अगर आपने उसको देखा होगा तो ये आ जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई हमारा पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A40 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की? A14 भारत में नीले कड़ी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो भाषा के क्षेत्र में जिस आईआईटी ने सबसे ज़्यादा अनुसंधान किया, जो सबसे शोध किया है, वो है आईआईटी मद्रास। तो इसका सटीक उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आने वाला पेपर का वीडियो हम आपको जल्द से जल्द देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसकी हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, राजा महाराजा आजा। अभी ट्रिक वाले पोर्शन में हम आपकी इसकी ट्रिक जान दें। राजा महाराजा आजा से आप समझ लीजिए कि राजा, पहले यहाँ पे राजगृह लिखा हुआ है, तो राजगृह, इसको प्राचीन नाम राजगृह में है, तो इसका सही उत्तर है राजगृह, राजगृह। राजा महाराजा आजा हमने ट्रिक बताई थी। आगे उत्तर है निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिनका नाम देवनप्रिय, देखिए बड़ा ही सटीक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्राचीन बात, दोनों प्रश्नों को साथ में दे दिया गया है। देवनप्रियदस्सी बहुत ही फेमस है, इसको तो इतिहास का कोई भी स्टूडेंट होगा बहुत ही आसानी से देगा। देवनप्रियदस्सी का उत्तर होगा इसका सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को देवनप्रियदस्सी कहा जाता है। और अगला प्रश्न, संगमरमर पियत्रा ड्यूरा पिता पुत्र द्वारा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किया गया था। देखिए इस प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये जो प्रश्न है मुगल काल की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। इसकी सटीकता के बारे में हम पहुँच सकते हैं कि शाहजहाँ के काल को मुगल काल का, भारतीय काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा शाहजहाँ। और निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाणिक युग में किया गया था। अगला प्रश्न, भूदान ग्राम आंदोलन में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ और संचालन विनोबा भावे द्वारा किया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक देखा था कि भूदान आंदोलन जब चल रहा था विनोबा भावे का, तो बिहार के एक ज़िले में गए थे जहाँ पे उसके बारे में काफ़ी आई थी, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बड़ा ही नया प्रश्न है। ये तो मतलब ये समझिए कि मैं समझता हूँ अपने आप में काफ़ी कठिन प्रश्न है। ये तो पीसीएस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न है जो कि यहाँ पर प्रश्न आ गए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। तो दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रख करके महिलाओं तक भी इसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो पुरुषों तक तो सब जानते हैं, गांधी जी के पुरुषों के लिए सबने कहा था पुरुषों का। गांधी दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, कब किया था, इसका वीडियो गांधी जी वाले में दिया गया है। तो इसका उत्तर है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को के लिए कहा था कि ये इसमें पुरुष ही नहीं महिला का भी योगदान लिया जाए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका वंश था? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना हुआ था तो उस समय भारत में मुगल सम्राट था, मुगल वंश चल रहा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस समय राजा कौन था, मुगल सम्राट कौन था। हम आपको हिंट देंगे जरा सा कि उस समय जब वहाँ से कंपनी का एजेंट चला तो राजा कोई और था, लेकिन जब कंपनी का एजेंट भारत पहुंचा तो राजा कोई और हो गया था। इतना हिंट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? यह प्रश्न काफ़ी खोजबीन करने के बाद इसका उत्तर हम इसकी उत्तर की सटीकता तक नहीं पहुंच चुके हैं कि जो मानवाधिकार आयोग है यह सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। अपने भी चीज़ों को ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। तो इसका सटीक उत्तर रहा इस मामले में देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। वित्त मंत्रालय भी हो सकता है, क्योंकि जितनी फंडिंग वगैरह होती है वित्त मंत्रालय से होती है और गृह मंत्रालय से हो जाता है। इसलिए इस उत्तर के बारे में जो मैं सटीक उत्तर बताऊंगा ये इसका या तो गृह मंत्रालय होगा या तो वित्त मंत्रालय होगा। मैं सही नहीं, वो कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन बाद में मैं बता दूंगा इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसका उत्तर सटीक हमें मिला नहीं है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है? ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि कहीं पर भी कोई उच्च न्यायालय स्थापित होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही होता है। संसद का उसमें रोल बहुत ही कम होता है। इसलिए इसका सटीक उत्तर जो होगा ये सर्वोच्च न्यायालय ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बोलता है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बोलने वाला अनुच्छेद आप बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, लागू करवाने की शक्ति यह तो सर्वोच्च न्यायालय में ही निहित है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति रोक सकता है, लेकिन लागू करवाने की शक्ति और उसकी रक्षा करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में ही निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार गैस है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा पृथ्वी का पूरा वायुमंडल गर्म होकर के पिघल रहा है तो उसका है ग्रीन हाउस गैस है। निमोनिया अक्सर बच्चों में हो जाता है तो ये लंग्स की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है। कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें सब वनस्पति रेशे हैं नायलॉन को छोड़ करके। कौन सा वनस्पति रेशा प्राकृतिक वनस्पति रेशा है? अगला प्रश्न, तारों के रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? हाँ, इस पर ध्यान रखिएगा। तारों के रंग की जब हम बात करेंगे और तारों की चमक की बात करेंगे तो दोनों का उत्तर अलग हो। जहां हम चमक की बात करेंगे वहां दूरी की बात आ जाएगी, और जहां रंग की बात करेंगे वहां पर तारों के तापमान की बात आ जाएगी। यानी कि रंग और तापमान दोनों तारों के लिए दोनों प्रश्न बन सकते हैं, रंग और तापमान। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति में से किसके द्वारा दी गई थी? तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं की जो अंतिम स्वीकृति होती है राष्ट्रीय विकास परिषद है। किस विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों से संबंधित है? ये तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है कि आप समझ सकते, गांव का ही जो गरीब व्यक्ति होता है, गांव में ही जो सबसे गरीब होता है वो कौन सा काम करता है? मजदूरी करेगा या तो खेती करेगा। तो मजदूरी और खेती दोनों ही प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो किसी भी देश की प्राथमिक अर्थव्यवस्था होती है वो अधिकांश गतिविधियां होती है वो प्राथमिक अर्थव्यवस्था से ही होती हैं। कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में एक तीव्रगामी परिवर्तन लाया था, एक तीव्रगामी मतलब वृद्धि किया था, अचानक वृद्धि किया था। क्रांति का मतलब मैं बताता हूँ कि तीव्र परिवर्तन। तो इसमें से उपज देने वाली किस्मों बीज बिल्कुल सही है, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशियाँ, ये तीन के तीनों सही है, यानी कि उत्तर बी सही है। हालांकि ये सभी हमेशा लास्ट में होता है, लेकिन इस बार इसको बीच में ही दे दिया है यहाँ पे, तो ये सही है। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। इसे कर्मनाशा नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं की कर्मनाशा नदी बोला जाता है। तो बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, इस नदी का रास्ता बड़ा ही घुमावदार है, तो जब भी पानी का ज़्यादा प्रकोप आता है तो ये नदी अपना रास्ता छोड़ देती है, और जब रास्ता छोड़ देगी तो जाहिर सी बात है प्रलयंकारी बन जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का भी उत्तर सटीक हमें मिल नहीं पाया है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे यहाँ पे कि किसके तहत कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विशेष स्वामित्व के लाया गया था। इसमें विभागीय उपक्रम भी हो सकता है। विभागीय उपक्रम जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम होगा। अगर हमको गैस मारना होगा तो हम इसको मारेंगे, लेकिन अभी हम इस चैनल में इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आयोग ऐसे सेट करते हैं जिनका उत्तर बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, वो आयोग ही डिसाइड करता है। यही 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं, वो हर पेपर में होते हैं।
और आजकल तो इसका ट्रेंड बढ़ गया है, ऐसे प्रश्नों की संख्या एग्जाम में अधिक से अधिक होने लगी है। भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? भारत के संघ कार्यकारिणी, संघ कार्यकारिणी की जब बात करेंगे तो हम केंद्र सरकार की बात करेंगे, और जब केंद्र सरकार की बात करेंगे तो वहां पे राज्य के मुख्यमंत्रियों का कोई योगदान ही नहीं है, यानी कि इसका सटीक उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक जो है हमारा सिडबी वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल बैंक नहीं है, बाकी भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये सब एक कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। अब अगले प्रश्न पर हम जाएंगे, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? बंबई में जो सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था ये सरकार के किस अधिनियम के कारण हुआ था? इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो का किसने दिया था? मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था और कुछ टेक्निकली खराबी के कारण वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा था। उस वीडियो में मैंने इन सभी नारों के बारे में कहा था और उसमें ये भी नारा था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। पिछले साल पेपर में आया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसलिए नारे वाले से और देश की राजधानी वालों से, देश की मुद्रा वालों से और पड़ोसी देश से एक प्रश्न हर बार पूछता है। मैं आपको बता दूं कि पेट की तैयारी में जो बच्चे शुरू में सिलेक्शन ले रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छी बात है। रीज़न क्या है कि आने वाले समय में कंपटीशन का दौर कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली व्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इस क्रांति में ये आ जाती फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति विश्व की पहली क्रांति थी जहाँ पे राष्ट्रवाद, गणतंत्र, प्रजातंत्र ये सब शब्द जैसे उत्पन्न हुए थे, और फ्रांसीसी क्रांति विश्व के सभी देशों की क्रांतियों की जननी मानी जाती है। भारत के अक्टूबर में गर्मी का मुख्य कारण, अक्टूबर गर्मी, देखिए ये गर्मी का महीना है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों ये गर्मी पड़ रही है। इस समय कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ सूर्य का शिफ्टेशन है हमारे हमारे भारत में उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो इसका उत्तर होगा उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना समय आगे है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारणों को प्रभावित नहीं करता है? जनसंख्या वितरण के जब हम आर्थिक कारण की बात करेंगे तो आर्थिक कारणों में हम देखेंगे तो खनिज, औद्योगिकरण और शहरीकरण, यह सब आर्थिक कारण है, यानी जीविकोपार्जन के साधन है और यह सब आर्थिक कारण है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास जनसंख्या में ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन पानी की उपलब्धता यह बहुत नगरीकरण में बहुत बड़ा कारण है, लेकिन यह कोई आर्थिक कारण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसमें मुझे उम्मीद है बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अधिकतर बच्चों ने गलत किया होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत में स्थित है, नेपाल और तिब्बत के मध्य में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसका मैं आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। इसमें होगा, इसमें 87 में होगा डी नो, इसमें होगा बी और इसमें भी होगा डी और इसमें भी होगा लेक्सोग्राफिक डी। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हाँ, इसमें जीएस के प्रश्न है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10BX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अभी हाल ही का करंट का प्रश्न है, इन्होंने गुजरात में इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सौर अभ्यास किया था? ये बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी अमेरिका की जो संसदीय थी नैन्सी पॉलिसी, उनका ताइवान यात्रा हुआ था, जिससे खींच करके चीन जो है
इसने ताइवान के पास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास का प्रैक्टिस किया था, वो दिखाने के लिए कि हमारे पास कितनी शक्ति है और ताइवान को हम जब चाहें तब कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान एक देश है जिसको यूएनओ ने मान्यता नहीं दी है, जिस पर चीन ने जबरदस्ती अधिग्रहण कर रखा है। लेकिन चीन को तो आप लोग जानते ही हैं, चीन की दादागिरी जो कि है, चली गई दादागिरी। तो अगला प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित में से चीन अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित किस शहर में किया गया था? तो इसका सटीक उत्तर है कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश को वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? तो पहला कृत्रिम भ्रूण जो तैयार किया गया था ये चूहे की स्टेम सेल से किया गया था, चूहे के स्टेम सेल से किया गया था कृत्रिम भ्रूण। तो ये किया गया था इजराइल में। अब जो बचे हुए वीडियो हैं उनको मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए।